बिंदिया की अंतर्मन की व्यथा कोई नहीं समझ सकता था। एक तरफ तो वह इस बात से खुश थी कि उसकी बरसों पुरानी बिछड़ी बेटी अब उसके साथ रहेगी, और दूसरी तरफ इस बात से दुखी थी कि कुंवर साहब जो उसे इतना प्यार करते थे, अब वह उससे इतने नाराज हैं कि उससे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। यह कैसी खुशी थी। एक खुशी को पाने के लिए दूसरी खुशी जुदा हो गई। कहीं कुछ मिला तो कहीं कुछ बिछड़ गया। पता नहीं बिंदिया की किस्मत भी कैसी थी। क्या वह हमेशा एक रिश्ते से वंचित रहेगी। खैर जो भी था, बिंदिया अपने आंसुओं को पीते हुए और अपने चेहरे पर नकली मुस्कान बिखेरे रामपुर पहुंच चुकी थी। साथ में मालती भी थी। रास्ते भर मालती बिंदिया को संभालती आई थी। गाड़ी सीधे गायत्री के घर के आगे रुकी। बिंदिया गाड़ी से उतरकर सीधे गायत्री के घर के अंदर चली गई। मालती पीछे पीछे आ रही थी। मालती के हाथ में इस बार फिर एक मोटी थैली थी। अंदाजा तो यही लग रहा था कि रुपयों पैसों और गहनों से भरी हुई वह पोटली गायत्री को दी जाएगी। खैर बिंदिया घर के अंदर प्रवेश कर गई। बिंदिया को देखते ही गायत्री ने वही अपनी परिचित नकली मुस्कान बिंदिया के आगे बिखेर दी। घर को आज उसने बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था। मिट्टी और गोबर से पूरे आंगन को लीप दिया था। दरवाजे पर तरह तरह की कला आकृतियां उकेर दी थी। चारपाई पर खूबसूरत पलंगपोश बिछाया हुआ था, शायद किसी से मांग कर लाई थी। और चारपाई के बगल में ज्योति के हाथ के बुने हुए ऊन के खूबसूरत फूल गमले में सजाए हुए थे। गायत्री का छोटा सा घर आज सचमुच खूबसूरत लग रहा था। बिंदिया चारपाई पर बैठ गई। गायत्री ने सोनाली से कहा, भगवान आए हैं हमारे घर, आओ जल्दी से गंगा जल लेकर आओ। भगवान के पैर धोएं, इस जल को पूरे घर में छिड़कना, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। सोनाली कोई कम नहीं थी। सारे जमाने की कुटिलता उसके अंदर भरी हुई थी। उसने भी गायत्री की बात सुनते ही एक बड़ा सा थाल उठाया और एक लोटे में गंगा जल भरकर तुरंत वहां ले आई। गायत्री बिंदिया के पैरों पर गंगा जल डाल रही थी। सोनाली अपने हाथों से मलमल कर बिंदिया के पैर पखार रही थी, और ज्योति दूर खड़े होकर अपनी माँ और नानी का तिरिया चरित्र देख रही थी। उसके चेहरे पर इतनी घृणा थी कि वह बयान नहीं कर सकती थी कि उसे अपनी माँ और नानी से उसे कितनी नफरत हो रही थी। और आज का दृश्य देखकर तो उसे अपनी माँ से और भी घिन आ रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि हे ईश्वर, मैंने क्या गलती की थी जो आपने मुझे इस घर में जन्म दिया। ज्योति ने नजरें उठाकर बिंदिया की तरफ देखा, लेकिन वह बिंदिया की सच्चाई नहीं जानती थी, इसलिए बिंदिया भी उसे अपनी माँ और नानी जैसी नजर आने लगी। उसे बिंदिया से भी चिढ़ हो रही थी। उसने अपने पिता की तरफ देखा, जो मायूस अपने दोनों हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। उसे अपने पिता पर बहुत तरस आया। वह भारी कदमों से चलते हुए अपने पिता के पास आई और धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। गौतम ने ज्योति की तरफ देखा और ज्योति की आंखों में भरे हुए आंसू छलक पड़े। गौतम उसे अंदर कमरे में ले गया और चारपाई पर बिठाकर उसे चुप कराने लगा। ज्योति फूट फूट कर रो रही थी। उसने गौतम से कहा, क्या गलती थी मेरी पिताजी, यही कि मैंने इस घर में जन्म लिया। इस घर में बेटियां इतनी बुरी क्यों होती हैं कि उन्हें कहीं और भेज दिया जाता है। राधिका दीदी के साथ भी यही हुआ और आज मेरे साथ भी यही हो रहा है। मुझे भी इस घर से निकाला जा रहा है। ज्योति की बात सुनकर गौतम ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो तुम अभी मना कर सकती हो। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। ज्योति ने रोते हुए अपने पिता से कहा, मैं जानती हूँ पिताजी, आप मुझे बहुत चाहते हैं और शायद आपके प्यार और स्नेह ने ही मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। पर पिताजी, क्या उनके साथ इतना बड़ा धोखा करना ठीक होगा? गौतम ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, पता नहीं क्या ठीक है क्या गलत, पर जैसा कि तुम्हारी नानी ने बताया कि बड़ी हवेली की बहू ने उन्हें अपनी कोई बच्ची दी थी और गलती से वह बच्ची कोई चुरा कर ले गया। इसमें उन बेचारे की भी कोई गलती नहीं। गलती तो इन बहुरानी की है कि पहले उन्होंने अपनी बच्ची दे दी और अब उसे वापस मांगने आ गई।
अब तुम्हारी नानी और तुम्हारी माँ भी मजबूर हैं, वह क्या कर सकती हैं। और बेटा, वैसे भी बेटियां पराया धन होती हैं। तुम्हें आज नहीं तो कल घर से जाना ही था, पर मैं इतना अभागा बाप हूँ कि तुम्हारे लिए एक वर भी नहीं चुन पाया। बस तुम इतना समझ लो कि आज तुम्हारा यह बाप तुम्हें यहाँ से इसलिए भेज रहा है ताकि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ हासिल हो। बस इतना ही कह सकता हूँ। और ऐसा कहकर गौतम ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। ज्योति ने रोते हुए कहा, नहीं पिताजी, मेरी खुशियाँ वहाँ हैं जहाँ आप और भाई हैं। खुशियाँ पैसों से नहीं होती पिताजी, खुशियाँ घर वालों से होती हैं, अपने परिवार से होती हैं। यह बात शायद माँ और नानी को तब पता चलेगी जब उनके पास सिर्फ पैसा होगा, परिवार नहीं। ज्योति की बात सुनकर गौतम ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी माँ और तुम्हारी नानी तुम्हारे भले के लिए, बल्कि हमारे परिवार के भले के लिए ही सब कुछ कर रही हैं। आज तक तुम्हारी माँ ने जितनी भी तकलीफ़ें सही हैं, वह सब तुम्हारे लिए ही सही हैं। मैं तो शहर में रहकर पैसा कमाता था, पर तुम्हारी माँ ने तुम सबको संभाला है। ज्योति अंदर ही अंदर जानती थी कि उसकी माँ की असलियत क्या है, और वह अपने पिता को अपनी माँ की असलियत बताना भी चाहती थी, लेकिन वह मजबूर थी। आखिर थी तो वह सोनाली की बेटी, और एक बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती है। अभी ज्योति और गौतम बात कर रहे थे कि तभी गायत्री ने आवाज़ लगाते हुए ज्योति से कहा, आ जाओ बिटिया, तुम्हारी माँ बुला रही है। ज्योति ने अपने दिल को मजबूत किया और फिर गुस्से से उठकर बाहर जाने लगी। आंगन में बिंदिया बेचैनी से ज्योति का इंतजार कर रही थी। ज्योति उसके पास गई और आंखें झुकाकर खड़ी हो गई। बिंदिया ने खड़े होकर उसे कंधों से पकड़कर चारपाई पर बैठा लिया। बिंदिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शायद गायत्री ने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी होगी, लेकिन बेटा, यह सच्चाई सुनकर तुम मुझसे नफरत मत करना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस तुम अपने मन में यह बात कभी मत लाना कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। वह सब तुम्हारे भले के लिए किया था बेटा। ऐसा नहीं कि इतने सालों में मैंने तुम्हें ढूंढा नहीं, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। पता नहीं, शायद हमारे भाग्य में इतने दिनों की जुदाई लिखी हुई थी, शायद इसलिए तुम इतने दिनों बाद मुझे मिली। लेकिन मैं वादा करती हूँ, इन 15 सालों की कमी मैं 15 दिनों में पूरी कर दूंगी। तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम भूल जाओगी कि कभी तुम इस गांव में भी रही थी। बिंदिया की बात सुनकर ज्योति ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर नफरत के भाव थे और उसकी नफरत बिंदिया देख नहीं पा रही थी, शायद इसलिए क्योंकि उसके मन में ममता का अथाह सागर हिलोरे मार रहा था। बिंदिया ने सभी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी अमानत का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए। गायत्री, खास तौर से हम आपका और सोनाली का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन फिर भी हमने यह छोटी सी कोशिश की है, शायद आप लोगों की कुछ परेशानियां कम हो जाएं। और ऐसा कहकर बिंदिया ने मालती की तरफ देखा। मालती ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गहनों और रुपयों से भरी पोटली बिंदिया के हाथ में दे दी। बिंदिया ने वह पोटली आगे करते हुए गायत्री से कहा, बस यह छोटा सा तोहफा है, हमारी बेटी के आगे यह कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हमसे जो बन पड़ा हमने कोशिश की है, इसे आप लोग स्वीकार करिए। और हाँ, सिर्फ यही नहीं है, हमने अपने गांव में आपके लिए खेती के योग्य ज़मीन खरीदी है। आप लोग जब चाहें तब अपने गांव आकर रह सकते हैं। और हाँ गायत्री, जीवन में तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेहिचक हमारे पास आ जाना। अब तुम हमारे परिवार की एक सदस्य की तरह हो। इतना कहकर बिंदिया ने वह पोटली गायत्री के हाथ में दे दी। गायत्री इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसको बिंदिया की एक भी बात सुनाई नहीं दी। वह तो बस लालची नज़रों से पोटली को घूरे जा रही थी और यह बात मालती देख पा रही थी। वह पोटली लेते ही जैसे गायत्री के दिल को सुकून आ गया हो। उसने अपने हाथों से पोटली का वजन आंक लिया था और फिर उसने वह पोटली सोनाली को देते हुए कहा, इसको संभाल कर रखना,
इस दौलत को हमें खर्चना नहीं है, इसकी हमें पूजा करनी है। यह हमारे भगवान ने हमें दी है, यह भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। सोनाली ने भी संभाल कर वह पोटली भंडार गृह में रख दी और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारी बच्ची का ख्याल रखिएगा। सोनाली की बात सुनकर बिंदिया ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, यह हमारी बच्ची है, माफ़ करना सोनाली, ये आपकी बच्ची नहीं है। गायत्री ने सोनाली के पेट पर नोचते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इससे गलती हो गई, उसे अपनी बच्ची की तरह ही पाला है ना, अब इतनी जल्दी अपनी बच्ची कहना कैसे छोड़ दे। माफ़ करना बहू रानी, गलती से मुंह से निकल गया, अब बात डलते डलते तो समय लगेगा। देखो सोनाली, अब तुम ज्योति से बिटिया रानी कहोगी, वह तुम्हारी बेटी नहीं, हवेली की बेटी है। हवेली की बेटियों से सम्मानित तरीके से बात करते हैं, समझी तुम। और ऐसा कहकर एक बार फिर गायत्री ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, इसे माफ़ करना, नादान है। बिंदिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। इतनी जल्दी वह कैसे यह सच कबूल कर ले कि ज्योति अब हमारे साथ जा रही है। पर तुम चिंता मत करो सोनाली, जब भी तुम्हें ज्योति की याद आए तुम इससे मिलने आ सकती हो। क्यों, है ना ज्योति, अपनी पालने वाली माँ से तो मिलोगी ना। ज्योति ने घृणा से अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब मैं जा रही हूँ, वहाँ की होकर रहूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझसे मिलने ना आए, क्योंकि अगर आप लोग मुझसे मिलने आएंगे तो मेरे लिए वहाँ पर रहना मुश्किल होगा। मैं आप लोगों को और यहाँ के जीवन को भुलाना चाहती हूँ, और यह तभी संभव होगा जब आप लोग मुझसे दूर रहे। मैं सिर्फ पिताजी और भाई से मिलना चाहूँगी, बाकी किसी से नहीं। ज्योति के यह शब्द सुनकर बिंदिया हैरान रह गई। उसने ज्योति से कहा, ऐसा नहीं कहते बेटी, इतने सालों तक इन्होंने ही तो तुम्हारी देखभाल की है, इतनी जल्दी इनका एहसान नहीं भूलना चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो। मैं मानती हूँ कि सोनाली ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम्हें एक बेटी की तरह पाला तो है, उस नाते वह तुम्हारी माँ हुई, और अपनी माँ का ऋण कोई नहीं चुका पाता है। तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, माफ़ी मांगो ज्योति। ज्योति की आंखों में आंसू थे। उसने गुस्से से सोनाली और गायत्री की तरफ देखते हुए कहा, माफ़ करना, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझसे मिलने की कोशिश मत करिएगा। मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए और आप लोग खुश रहिए। आप लोगों को जो कुछ चाहिए था वह मिल चुका है, अब आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करिए। भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों के पास धन दौलत की कभी कोई कमी ना रहे। बाकी इंसान तो आने जाने हैं, कभी कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा, कभी कोई आपकी ज़िंदगी से जाएगा, यह सब तो चलता ही रहता है। पर पैसा, धन दौलत, यह हमेशा रहना चाहिए जो अब आपके पास है। तो आप लोग खुश रहिए। और ऐसा कहकर ज्योति ने अपना बक्सा उठाया और बाहर की ओर जाने लगी। ज्योति की यह हरकत देखकर बिंदिया हैरान रह गई। उसने गायत्री की तरफ देखते हुए कहा, इसने ऐसा क्यों कहा। गायत्री ने साड़ी के पल्लू से अपने नकली आंसू पोंछते हुए कहा, नाराज है हमसे, उसको ऐसा लगता है कि हम उसे अपने आप से जुदा क्यों कर रहे हैं। क्या करे, बच्ची ही है ना, इतनी समझदारी थोड़ी ही है। अब धीरे धीरे आपके साथ रहकर उसे यकीन हो जाएगा कि आप ही उसकी असली माँ हैं। बहू रानी, आप उसे इतना प्यार दीजिएगा कि वह हम लोगों को भूल जाए, बस आपसे यही प्रार्थना है। बिंदिया ने एक लंबी सांस खींचते हुए गायत्री से कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ज्योति को कोई कमी महसूस ना होने दें। चलिए, अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। और इतना कहकर बिंदिया मालती के साथ घर से बाहर निकल आई। ज्योति तब तक गाड़ी में बैठ चुकी थी। बिंदिया ज्योति को देखकर मुस्कुराने लगी। बिंदिया और मालती गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी धूल उड़ाते हुए गांव की सीमा से बाहर निकल गई। पीछे छोड़ गई छल कपट और क्रूरता की निशानी, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण गायत्री और सोनाली थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।